हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी ले सकते हैं और साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा एग्जाम 27 जनवरी 2027 को स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। बार बार एस्पिरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर मेन एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग किस तरह करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। देखिए, आंसर राइटिंग है ना, आपकी एक टेक्निक है और ये टेक्निक विदाउट प्रैक्टिस आप जो है वो कह लेके इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, मैं पहले भी कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके 7 टॉपिक्स हैं, आपने 4 अटेम्प्ट करने मेन एग्जाम के अंदर। कोई भी पेपर है आपका, पोल साइंस का, आईआर का, करंट अफेयर का, पीए का पेपर है हमारा, ठीक है, या हमारा इस्लामिक स्टडी का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, नॉलेज आपका पॉलिश होना चाहिए, रेफरेंसेस आपके पास होने चाहिए, एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप टॉपिक को अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं तो उसकी एंडिंग का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है ना आंसर राइटिंग के अंदर, वो है आपकी स्ट्रक्चर। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है आंसर राइटिंग का और स्ट्रक्चर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जो चीज पहले आनी चाहिए वो पहले ही आनी चाहिए। इट डजंट मीन कि आप उस चीज को बाद में लिखें और बाद वाली चीज उठाकर आप पहले लिख दें। तो एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सिनॉप्सिस है, आउटलाइंस है, अगर आप बनाना चाहते हैं बनाने चाहिए पहले, देन आपको उनको जो आंसर राइटिंग के अंदर भी कह लेके ऐड करते जाएंगे। आप मेन हेडर्स भी आएंगे, आपके सब हेडर्स भी आएंगे, सारी चीजें हैं। तो एक आंसर का कह लेके स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक क्राइसिस के अगर वो रीजन पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने पहले उसकी कॉजेस ही बतानी है। ऐसे नहीं कि आप वहां पर जो कह ले कि इकोनॉमी क्राइसिस के जो इंपैक्ट है बताना शुरू कर दें। इंपैक्ट ना बताए बल्कि क्या बताने, अपने कॉजेस ही बतानी है। हालांकि ऐसा बनता नहीं है, जब कॉजेस ही पूछ रहा है तो कॉजेस ही बताएंगे, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये चीज हम पहले बता दें, देन हम कॉजेस बताएंगे और नीचे हम पॉलिसी मेजर्स दे लेंगे। वो इस तरह इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड आपका आंसर होना चाहिए कि जो चीज पहले आनी चाहिए वो ही आनी चाहिए, ठीक है। अब सिनॉप्सिस या आउटलाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। जो जो चीज आगे आप डिस्कस करने वाले हैं वो चीज आप पॉइंट में एक एक कीवर्ड उठाते जाए और उसको जो है वो ऐड करते जाएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। और इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को पता है कि उसने आंसर राइटिंग किस तरह करनी है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास रेफरेंसेस है, एग्जांपल्स है, सारी चीजें। हालांकि हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट्स जो आप आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत लाजमी बताइए, ठीक है। तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो वेल स्ट्रक्चर्ड आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कह के बिल्ड हो जाए। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर, और ये आप ही जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए सर फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड बुलेट पॉइंट्स का क्या रोल है। देखिए, ये पेपर को बेसिकली अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं। मेन चीज पता क्या होती है, डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स आप बना रहे हैं, ठीक है, डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप डायग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए आप जो भी डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह जो भी चीज एक्सप्लेन करना भी साथ साथ जरूरी है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी।
ठीक है, तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने जो है वो कह लेके ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है तो इट मींस आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो आपने सारी पुट कर दी। यही कहा जाता है ना कि अच्छा जो है वो कह लेके मुझे टॉपिक आता है। कोशिश करें टॉपिक्स को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चले, जो 4 टॉपिक्स हैं आपके। अगर आपकी अच्छी प्रेपरेशन है ना, अच्छी प्रेपरेशन है, तो मेन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको 7 टॉपिक्स में से सिर्फ 2 या 3 ही आते हैं। यकीन माने 6 to 7 भी आते होते हैं, लेकिन फिर वहां पर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बच्चे कौन से टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं और मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि आप मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो आंसर राइटिंग एक टेक्निक है। ठीक है, इसका वेल स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यही चीज मैं जो है अपने कह ले के जितने भी प्रीवियस मेरे लेक्चर्स के मैं बताता रहता हूं कि इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, मैं डेली बेसिस के ऊपर एक चीज बार बार बता रहा होता हूं कि अगर आप मेन एग्जाम के अंदर अब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहते, ना लिखें, लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को बूस्टअप करने के लिए एक लिटरेरी और फिलोसफिकल ऐसे की स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक अच्छा आर्गुमेंटेटिव, प्रॉब्लमेटिक, एनालिटिकल ऐसे लिख पाएं। ठीक है, इससे आपके आइडियाज जो वो जनरेट भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसी स्टेटमेंट के रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक भी रहने वाला है। लॉर्ड एक्टन बेसिकली क्या कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट, ताकत है ना, ताकत इंसान को बिगाड़ने का रुझान रखती है, पावर। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कहा यह जा रहा है कि जो अनलिमिटेड पावर है वो वाकई इंसान को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ देती है। ठीक है, देखें, पावर जो है ना बजाता खुद जो है कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इंसान के ऊपर जो है कह लें कि पावर को लेकर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, फ्री मीडिया या आप कह लें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की अगर पाबंदियां ना लगाई जाएं तो इंसान अपने आप को कानून से भी बालातर समझने लगता है। ठीक है, तो जो आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसके अंदर स्ट्रिक्ट जो है वो कह लें कि क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम अपनी एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखें, पावर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बजाते खुद जो है वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन पावर अगर इंसान को दे दी जाए ना तो जो आपको सीधे नजर आते हैं ना तो वो भी आपको यहां पर जो कह ले कि पलटी खाते हुए नजर आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, पावर जो है ना, पावर इंसान को अंधा कर देते, ब्लाइंड बना देती। वो कुछ भी जो है वो कहता है बस अब मैं ही हूं, जो डिसाइड करना मैं नहीं करना है। ठीक है, जो करना सही गलत उसको समझ नहीं आती। ठीक है, और वो फिर डिसीजन लेता भी है। अब यहां पर चीज अंडरस्टैंड करने वाली यह है कि इसी पावर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए दिमाग खराब होते हुए नजर आता है। ठीक है, जब पावर मिलती है ना इंसान ब्लाइंड हो जाता है, ये पावर है या पैसा है, यहां पर वो अच्छे बुरे की तमीज भूल जाता है। इसीलिए अमेरिका ने, यूएसए ने सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया, पावर के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए, कि कोई भी एक इंसान जो है वो कह ले के एब्सोल्यूट पावर एंजॉय ना करे। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर क्या करती है, इंसान को बिगाड़ देती है, करप्ट बना देती है। ठीक है, जहां पर अच्छे या बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, आप यूं कह लें। तो अमेरिका ने क्या किया, मॉन्टेस्को की थ्योरी को उठाया, डॉक्ट्रिन को उठाया, उठाकर अडॉप्ट कर लिया सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस पावर के ऊपर। और देख ले 250 साल गुजरने वाले, वही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल रही है आज भी। और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर देख लें कि क्या हो रहा है, कभी अथॉरिटेरियन रूल आ रहा है, कभी पार्लियामेंटरी सिस्टम देखने को मिला है, कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। तो यही चीज है। ठीक है, तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा।
अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी जो है वो कह लेके नोट भी करना है और इसके ऊपर आप कोशिश करें कि एक आउटलाइन जनरेट करें, ठीक है। देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनमें 2 ओपिनियंस हैं और एक हमारे पास एडिटोरियल है, जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है इशरत हुसैन साहब का। एंड एज यू नो वेरी वेल कि मेन एग्जाम के अंदर पॉलिटिक्स, गवर्नेंस या इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में रेफरेंस आता है वो किसका आता है? इशरत हुसैन साहब का, ठीक है। एंड एज यू नो वेरी वेल अबाउट हिम कि ये फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है। तो इनके जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है वो आपने लाजमी नोट करना है। ये चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रेड डेफिसिट की हम जो बार बार बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ हमें फिजिकल जो है कहने का डेफिसिट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर बात की जाए ट्रेड डेफिसिट की कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली ट्रेड पॉलिसी की, ठीक है। देखिए इशरत हुसैन साहब कहते हैं कि यहां पर रीथिंकिंग ट्रेड पॉलिसी, कि ट्रेड पॉलिसी के बारे में हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। लास्ट 3 डेकेड से ट्रेड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं लेकिन वो फेल होती जा रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बेसिकली जो ट्रेड पॉलिसी का पर्पस ये नहीं है कि वो यहां पर एक्सपोर्ट टारगेट्स जो है वो सेट करे, ऐसा नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि जो प्रीवियस यहां पर स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई हैं उनसे क्या जो है हमें नताइज मिले हैं, क्या रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अंदर यह भी देखना जरूरी है कि भाई जो पॉलिसी फेल हो रही है बेसिकली लास्ट डेकेड से, इसके पीछे रीजन क्या है। अब यह भी कहा जा रहा है कि यह गवर्नेंस वीकनेसेस हो सकती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इश्यूज हैं उनकी वजह से, एक्सटर्नल शॉक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज कह सकते हैं, पॉलिसी फेलियर्स कह सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन गैप आप कह सकते हैं, नो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप कह सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन बार बार डिसरप्ट हो रही है, कोविड-19 का इरा आपको याद है, और अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर लगी हुई है, तो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर या ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अब इन सारी चीजों को जब स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है या फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है तो इन चीजों को सामने रखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बियॉन्ड एक्सपोर्ट टारगेट्स, डीकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन गैप। अब ये हम बात हर कल के तकरीबन हर लेक्चर के अंदर ही करते हैं कि लॉज पास भी किए जा रहे हैं, बिल भी पास किए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश भी करती है। मसला कहां पर आता है? इंप्लीमेंटेशन गैप पर आकर रुक जाता है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। अब एक गवर्नमेंट है यहां पर पॉलिसीज बनाकर गई है तो वो यहां पर कहते हैं कि कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन होती है, जब नई गवर्नमेंट आती है तो जो पीछे वाली इंप्लीमेंटेशन है वो रुक जाती है, फिर वो पॉलिसी खत्म, आगे से नई पॉलिसी बनना शुरू हो जाती। तो ये चीज भी तो बात की जा रही है स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क की, ठीक है। 2026 टू अगर देखा जाए 31, तो इस स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी को बनाते हुए इन चीजों को सामने रखना पड़ेगा। जैसे आपकी गवर्नेंस वीकनेसेस है, भाई पॉलिसी फेल हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है, जो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए ट्रेड की वो भी नहीं हो पाई। आगे हम फर्दर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक है यहां पर मिस फायरिंग मिडवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली बात की जा रही है हाइब्रिड गवर्नेंस की, हाइब्रिड गवर्नेंस पैराडॉक्स। अब इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सिस्टम तो रह ही रहे हैं, एक है आपका पार्लियामेंटरी सिस्टम, दूसरा है आपका यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसने एंटरटेन किया? मिलिट्री रूल हमें देखने को मिला, जो 30+ ईयर देखने को मिला। और अब भी बात की जा रही है हाइब्रिड सिस्टम की, हाइब्रिड रजीम की, ठीक है। और ये कब से हमें बेसिकली सिलसिला स्टार्ट होते हुए नजर आया? 2018 से, ठीक है। तो ये चीज भी देखिए, ये टॉपिक भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमारा जो
यहां पर डिस्कशन या एनालिसिस का जो पर्पस है वो एजुकेशनल है, ठीक है, किसी को हार्म करना नहीं है। हम वही डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। हालांकि टॉपिक के अंदर जो है वो कह लेकर थोड़ा स्टिक जो है वो कह लेकर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हम उससे अवॉइड करते हैं, ठीक है। हमने जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करनी है, ठीक है। ये चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेटेड पावर। अभी में जो मैं पीछे बात करके आया हूं कि पावर टेंड्स टू करप्ट की बात की जो मैंने, कि पावर जो है ना इंसान को बिगाड़ने का रुझान रखती है, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट पावर क्या करती है? करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है कि जब इंसान जो है वो कह लें कि कानून से भी बालातर अपने आप को समझता है, और वो कब होता है? जब उसके ऊपर लॉ, जब उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या फ्री मीडिया या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की पाबंदियां नहीं लगती। तो यही चीज है बेसिकली यहां पर देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डीके आपके सामने ही है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, आप देख सकते हैं आपके सामने है जो सिचुएशन है, ठीक है। तो ये चीज भी है। अब ये किस वजह से है? यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड पावर, जो मैं अभी पीछे स्टेटमेंट बोलकर आया हूं, ठीक है, ये चीज है। अब अगर देखा जाए द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं भाई? डेमोक्रेसी आपकी डीरेल हो रही है, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, तो ये चीज भी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा जीबी असेंबलीज डिमांड। तो ये हमें एक यहां पर एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि जीबी असेंबली ने बेसिकली यहां पर क्या किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाना चाहिए, आरजी जो है वो कह ले के प्रोविंशियल स्टेटस मिलना चाहिए जीबी को, गिलगित बल्चिस्तान को। देखें इसके अंदर जो है हम हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, हिस्टोरिकली। हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक टॉपिक मैं ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई थी। अगर आपको याद हो, जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा जो है चीजों को थोड़ा सा जो है रिकॉल करेंगे, और मैं हिस्टोरिकली बताने की कोशिश करूंगा पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि क्लियर हो जाए कि चल क्या रहा है, कि जीबी अभी जो डिमांड कर रहा है यहां पर प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की, वो किसकी बेस के ऊपर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन वर्सेस जियोपॉलिटिकल कमिटमेंट्स है, डीकंस्ट्रक्टिंग जीबी डिमांड्स फॉर प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस। प्रोविजनल का मतलब होता है आरजी तौर पर दिया जाना चाहिए, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन भी मिलनी चाहिए, यह भी कहा गया। अब हिस्टोरिकल अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट की है ना, वो की गई है पीपी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज भी है। और अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम जो है वो कह लेकर नवाज शरीफ साहब ने भी जो है काफी जो है वो कोशिश की कि रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए जा सके। अब ये कौन कौन से थे, इनके ऊपर भी हम अपनी एक डिटेल डिस्कशन करने वाले, लास्ट में ये टॉपिक रहेगा। और उसके बाद हमारे पास आएगी वोकैब, और वोकैब एज यू नो वेरी वेल के जो डॉन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हमने 10 वर्ड्स को फिक्स किया हुआ है। 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 आपके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, जो आप डेली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हो। मंथली अगर देखा जाए पर डे के हिसाब से अगर 50 वर्ड्स भी आप कवर कर रहे हैं, तो मंथली कितने बढ़ते हैं? 1500 वर्ड्स, ठीक है, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। 10 वर्ड्स आप जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करते जाए, इस तरह आपकी वोकैब भी तैयार होती जाएगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए भी, और राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान आप अपनी वोकैब के अंदर वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है इशरत हुसैन साहब का, ठीक है, रीथिंकिंग ट्रेड पॉलिसी। अब ये पूरा टॉपिक पता है किसके गिर्द घूमता है? वो है बेसिकली हमारे ट्रेड पॉलिसी के इर्द गिर्द, ठीक है। अब ये ट्रेड पॉलिसी कौन सी है? बेसिकली यहां पर स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी STP 2026 to 31, ठीक है। देखें कहा यह जा रहा है कि जो लास्ट डेकेड्स 3 डेकेड्स अगर उठाकर देखें, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, देखना यह पड़ेगा कि ये पॉलिसीज बेसिकली फेल क्यों हुई, नाकाम क्यों हुई, इनके जो आउटकम्स आने चाहिए थे, जो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, ठीक है। देखिए बियॉन्ड एक्सपोर्ट टारगेट्स डीकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन गैप इन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क।
ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है इसके पीछे हमें स्ट्रक्चरल वीकनेसेस भी देखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं वो भी देखना पड़ेंगे कि ये पॉलिसीज फेल क्यों हो रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें कह लें कि एक्सपोर्ट के जो वो कह के टारगेट्स ही सेट नहीं करने, बल्कि यहां पर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को भी देखना पड़ेगा ताकि पॉलिसी को जो है कामयाब बनाया जा सके, इसके खातर ख्वाह जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल किए जा सके। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल वीकनेसेस एंड गवर्नेंस इंपेरेटिव, लेसंस फ्रॉम पास्ट फेलियर्स, तो वही बात आ गई जो अभी मैंने यहां पर कही। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए एड्रेस हिस्टोरिकली, अगर देखा जाए इंप्लीमेंटेशन गैप, ठीक है, वही बात आ गई, प्रीवियस टारगेट्स फेल ड्रास्टिकली शॉर्ट। अब देखें 2015 से 20 तक जो है वो टारगेट्स कितना यहां पर सेट किया गया, $35 बिलियन का, लेकिन अचीव कितना यहां पर $20.5 बिलियन। इसी तरह अगर देखा जाए 2021 से 26 तक जो ट्रेड पॉलिसी देखने को मिली, तो इसके अंदर क्या हुआ, $57 बिलियन यहां पर टारगेट किया गया, 57 जो है बिलियन डॉलर तक हम लेकर जाएंगे, लेकिन अचीव कितना हुआ यहां पर $32 बिलियन। ठीक है, तो अब यहां पर जो टारगेट्स फिक्स किए जा रहे हैं वो भी तो हमें यहां पर हासिल नहीं हो रहे ना। इसके पीछे रीजन क्या है, फिर पॉलिसी फेलियर्स, गवर्नेंस फेलियर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिके आप कह सकते हैं, ये चीज भी है। गवर्नेंस एज ए फाउंडेशन का अगर बात करें, देखें अगर गुड गवर्नेंस होती तो सबसे पहले प्रीवियस पॉलिसीज के ऊपर रिव्यू लेती कि ये पॉलिसीज फेल क्यों हो रही है, इनको कामयाब बनाना है। ठीक है, जहां जहां पर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करना है, तो यही चीज है। साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल्ड विदाउट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, तो गुड गवर्नेंस होती है ना, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाता, जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस की मैं बात कर रहा हूं, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है उनको कटेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। टू इंप्रूव रिसोर्सेज एलोकेशन, सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसको जो है कट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन जो यहां पर कॉस्ट है इसको भी। उसके बाद अगर देखा जाए रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी भी कॉस्ट को जो है काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे पास बेसिक है। ठीक है, गवर्नेंस एज ए फाउंडेशन कि किस तरह यहां पर ट्रेड पॉलिसी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। डोमेस्टिक पॉलिसी मिसस्टेप की अगर बात की जाए, अब एक्सटर्नल शॉक्स भी हमें देखने को मिले रहे ना, कोविड-19 का दौर देखने को मिला कि किस तरह आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट हुई, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड देखें। ठीक है, ये चीज भी है। ठीक है, तो प्लेड अ रोल डोमेस्टिक पॉलिसी चॉइसेस, ठीक है, सच एज करेंसी ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, 2013 से 18 तक दैट ड्रॉप एक्सपोर्ट्स डाउन टू, अगर देखा जाए तो कितने परसेंट हमें डाउन होते हुए नजर आई, 7.9% ऑफ जीडीपी 2025 हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ किसके, एक्सपोर्ट की बात की जा रही। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जो है यहां पर कह लें कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडीपी के अंदर, लेकिन कम है, सिग्निफिकेंटली काज्ड एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन। तो पूरे का पूरा जो अगर देखा जाए यहां पर कह लें कि जो टॉपिक का ओवरव्यू, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भाई जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है, ठीक है, उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन क्या है कि गवर्नेंस फेलियर या गवर्नेंस वीकनेस, भाई इसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फाउंडेशन जो है यहां पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, यह चीज भी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात की जा रही है कि लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, जो यहां पर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए थी ट्रेड के अंदर, वो नजर नहीं आई। हमारा फोकस आज भी किसके ऊपर है, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, फूड के ऊपर और लेदर के ऊपर। और वो किन कंट्रीज के साथ है, बेसिकली यहां पर यूएसए के साथ, यूरोपीय यूनियन, चाइना एंड यूएई, कितना है 60%। और हमें किस में आगे होना चाहिए था, टेक्नोलॉजी के अंदर। फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो हमारी अधिवात है, जो फार्मास्यूटिकल जितने भी हमारे पास फार्मा टेक्नोलॉजी है, फार्माज है, इंजीनियरिंग है, केमिकल्स है, इसमें हमारी जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स है, वो कम है। हम आज भी किसके ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं, टेक्सटाइल, फूड के ऊपर, लेदर के ऊपर। और फूड यहां पर देख ले कि हमें कह ले कि बाहर से इंपोर्ट भी करने पड़ रहे हैं, दालें वगैरह, खाने का ऑयल, ये सारी चीजें हमें बाहर से जो है इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ये चीज भी है। उसके बाद है अंडर यूटिलाइज्ड यूरोपीय यूनियन जीएसपी स्टेटस की बात की जा रही है। अब जीएसपी स्टेटस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए।
जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो पाकिस्तान को 2014 से हमें जो स्टेटस जो है वो कह लेके मिला हुआ है। अब हो क्या रहा है कि जब इसको साइन किया गया था तो हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन करना पड़ा था, ट्रीटीज को साइन करना पड़ा था, देन जो हमें ये जीएसपी स्टेटस मिला। अब इससे फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम आज भी जो है कह लें कि यहां पर सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़े। आज भी हम टेक्सटाइल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आगे भी हमने तरक्की की हो, ठीक है। आज भी वहां के वहां स्टैंड कर रहे हैं, तो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज को भी स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा कि भाई अगर आप ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस ले रहे हो तो पीछे आपकी प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, पीछे आपके एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए, ताकि आप उन मार्केट्स का फायदा उठा सको। तो ये सारी चीजें जो है कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। ग्लोबल वैल्यू चेन की अगर बात की जाए, देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ऊपर तो यहां पर वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि भाई फुली जो फोकस है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सही कह लें कि रीजन है, वजह है, वो क्या है यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मार्केट्स तक अगर आपको एक्सेस मिल भी जाती है, लेकिन पीछे आपकी इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? इसका मतलब यही रहेगा कि सामने वाला आपकी मार्केट तक जो एक्सेस हासिल कर रहा है, वो आपकी मार्केट से फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन है वो आपकी मार्केट तक आएगी। जो आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपकी ही मार्केट में जो चीजें आएगी वो भी रुक जाएंगी, है ना। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ये भी चीज है, ठीक है। ट्रांजिशनिंग टू मीडियम एंड हाई टेक सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके इंजीनियरिंग है, फार्मा है, केमिकल्स रिक्वायर इंटीग्रेशन इनटू, अगर देखा जाए ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर, तो ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वाई चाइना, उसके बाद टैरिफ रिडक्शन करने पड़ेंगे, टैरिफ के ऊपर ऑन रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल जितने भी हैं उनके ऊपर टैरिफ कम करने पड़ेंगे, ये भी एक चीज है। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस बनाना पड़ेंगे, इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, यहां पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स को यहां पर बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद है पॉलिसी रियलिज्म एंड स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट्स टू कोहेरेंस एंड कोहेरेंस, सॉरी। तो अगर देखा जाए द न्यू स्टेट ट्रेड पॉलिसी शुड यूज फ्लेक्सिबल आउटकम रेंजेस रादर, देखें आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। जो टारगेट्स आप सेट कर रहे हैं रियलिस्टिक होने चाहिए कि भाई अगर हम 60 बिलियन यहां पर टारगेट्स हमारे हैं, तो 60 बिलियन के लिए यहां पर आपकी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इन टारगेट्स को अचीव कर सके। अब 60 बिलियन डॉलर की बात करते हैं और यहां पर आपकी टेक्सटाइल खड़ी इतनी है जो आपका 20 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, आगे जा ही नहीं सकती। केमिकल है, इंजीनियरिंग है, हमारे पास फार्मा इंडस्ट्रीज है, इनको भी तो डेवलप किया जाना चाहिए ना। यही तो बात है कि यहां पर लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को नहीं बढ़ाया जा रहा, इसके नेटवर्क को नहीं बढ़ाया जा रहा। वही हम फूड के ऊपर खड़े हैं, लेदर के ऊपर खड़े हैं और किसके टेक्सटाइल के ऊपर खड़े हैं। हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा, देन हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। यह है एक पॉलिसी रियलिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर यह चीज कही जा रही है, ठीक है, ताकि इनसे अपने नतायज हासिल किए जा सके, ठीक है। इंश्योरिंग इंडस्ट्रियल फिजिकल मॉनेटरी, उसके बाद अगर देखा जाए टैरिफ एंड एक्सचेंज रेट्स पॉलिसीज रिइंफोर्स द वन एंड अदर, ये तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी। उसके बाद एक्शनेबल प्रायोरिटीज पर होनी चाहिए। की स्टेप्स इंक्लूड एक्सपेंडिंग, यहां पर अगर देखा जाए पीटीए एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जितने भी है, या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली इनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जीसीसी के साथ है, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ है, आसियान कंट्रीज के साथ है, यूके यूएसए के साथ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो जीएसपी स्टेटस मिला हुआ पाकिस्तान को, उसका भी फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो है ट्रेड डिप्लोमेसी। क्या रहेगा यहां पर? ट्रेड डिप्लोमेसी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जिस तरह अभी कह ले के रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या रीजनल लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। भाई स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी जब बनाई जा रही है तो इन सारी चीजों को सामने रखना पड़ेगा ट्रेड पॉलिसी बनाते वक्त।
कि भाई गवर्नेंस फेलियर्स क्या है, गवर्नेंस सॉरी फेलियर्स है आपके पीछे, इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है उनको ठीक करना पड़ेगा, अपनी ट्रेड को जो है डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं वो बेसिकली कह ले के रियल होने चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है उनको जो है कह ले के हासिल किया जा सके। ऐसा नहीं है कि टारगेट्स आप 60 के सेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन आपकी 20 वाली है, एक्सपोर्ट आपके पास 20-30 वाली पड़ी है, तो टारगेट्स किस तरह अचीव होंगे यार? इन चीजों को सामने रखना पड़ेगा। प्रीवियस पॉलिसीज क्यों फेल हुई हैं, इनको भी सामने रखना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन गैप सबसे बड़ी रीजन आ रही है, इसको भी सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने यहां पर डिस्कस की ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ऐड कर सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट की जब हम बात करते हैं या फिजिकल डेफिसिट की बार बार हम बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट तो ये है कि चलो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स है, ट्रेड आपका रहेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन फिजिकल डेफिसिट को कम किया जा सकता है ना, एटलीस्ट रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है ना। अगर ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो यहां पर फिजिकल डेफिसिट भी आपका कम होगा, नहीं तो आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? तो यही चीज है कि जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है 2026 to 31 तक, उसको कैसे जो है बनाया जाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें सामने रखनी चाहिए, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड टॉपिक जो हम बात कर रहे थे यहां पर, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा पर्पस जो है वो कह लें कि सिर्फ एजुकेशनल है। ठीक है, हमने अपने एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करनी है। ठीक है, हमने इससे बढ़कर जो आगे चीजें डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टोटली जो है वो एनालिसिस रहेगा। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी बताता हूं और अभी भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हाइब्रिड गवर्नेंस पैराडॉक्स, कंसंट्रेटेड पावर, इंस्टीट्यूशनल डिके एंड इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए डेमोक्रेसी इज नॉट अ वे ऑफ गवर्नमेंट, रादर रूल, कि जितनी देर तक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ही आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे क्या फायदा। लेकिन कंटेम्परेरी सिनेरियो में आप देखें, वे ऑफ गवर्नमेंट जो हमें देखने को मिल रही है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? इसी तरह उठाकर देखें एग्जांपल बांग्लादेश की। ठीक है, अब बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ आपका सामने है ना, 15 साल अथॉरिटेरियन रूल देखने को मिला। 2024 के अंदर जो है उसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, शेख हसीना वाजद की, वो एग्जाइल होगी कहां पर, इंडिया के अंदर जाकर बैठ गई। यही चीज है। ठीक है, तो अब यहां पर बात यह की जा रही है कि जब वो पावर हाथ से ज्यादा अगर दे दी जाए और चेक एंड बैलेंस उसके पर ना रहे, और ये चेक एंड बैलेंस इसीलिए तो अमेरिकन लगा के रखे हैं, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। ठीक है, चाहे इलेक्शंस के अंदर जैरीमैंडरिंग हो रही है, डेमागोगी, सारी चीजें देखने को मिल रही है, धांधली वगैरह सारी चीजें हैं, डेमोक्रेसी के अंदर इतना तो चलता है ना फिर। लेकिन पावर ने क्या किया बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना वाजद की जो मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, तो यही चीज बेसिकली कही जा रही है यहां पर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पुअर गवर्नेंस रिजल्ट्स। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर, पुअर आउटकम्स है। ठीक है, अप्रोचिंग इट्स मिडवे मार्क, द करंट हाइब्रिड सेटअप विल्ड्स अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रलाइज्ड पावर। ठीक है भाई, बेशुमार हमें जो बेमिसाल जो है वो सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिल रही है, एक चीज है। सरपासिंग मोस्ट सिविलियन डिस्पेंसेशंस से जुल्फकार अली भुट्टो साहब, येट यील्ड्स सेवेरली डेफिशिएंट गवर्नेंस आउटकम्स, जो हमें यहाँ पर आउटकम्स हासिल होने चाहिए उनके अंदर कमी है। देखें अब जो करंट सिनेरियो में है, जो हमें कह लें कि गवर्नेंस पावर जो देखने को मिल रही है, जिस तरह 26th अमेंडमेंट पास की गई, जिस तरह 27th अमेंडमेंट पास की गई। ठीक है, तो हमें गवर्नेंस पावर देखने को मिले, और यही गवर्नेंस पावर हमें देखने को मिली थी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में। ठीक है, जब यहां पर कह लें कि नेशनलाइजेशन स्टार्ट की गई, और यही चीज हमें कहीं ना कहीं पर देखने को मिली थी इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी की तरफ से। ठीक है, ये चीज भी, खैर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कह लें कि ये कहा जा रहा है कि उस तरह की पावर आज हमें देखने को मिल रही है। एरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, तो आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है कि ये कह लें कि यहाँ पर नाकामी का शिकार हुए पड़े हैं। ठीक है, फेल हुए पड़े, तो अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आपके सामने ही। ठीक है, ये भी सूरत हाल है। तो एरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सिविलियन लीडर्स फंक्शन लार्जली फिगर हेड्स व्हाइल पावर फ्लोज फ्रॉम द नॉन सिविलियन कोर्स, एरोडिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस आपके सामने है, पार्लियामेंटरी ओवरसाइट्स, मीडिया फ्रीडम आपके सामने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपके सामने है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कह लें कि क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड यही चीज है कि भाई
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर डिके कौन कौन से, तो ये सारी चीजें आपके सामने ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। जब ये सारी चीजें होंगी तो आपको डेमोक्रेसी की डीरेल होगी, बैक स्लाइडिंग हमें देखने को मिलेगी। काइनेटिक ओवर रीच एंड इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सपेंडिंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर बलूचिस्तान और केपीके के अंदर, अब ये इसके रिलेटेड हम लास्ट कोई कह ले कि जितने भी हमारे लेक्चर आ रहे हैं ना, ये दो हमारे पास रहते ही रहते हैं हर लेक्चर के अंदर एज ए केस स्टडी, ठीक है। और ये टॉपिक के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिविल अनरेस्ट एजेके के अंदर आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर रेफ्यूजीज सीट को लेकर मसला चल रहा है, ठीक है। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको बैन कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको कटेल करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लॉड सिक्योरिटी अप्रोचेस आपके सामने है, बाय प्रायोरिटाइजिंग बॉडी काउंट्स ओवर रिजॉल्विंग रूट ग्रीवेंसेस। अब ये भी चीज है कि ऑपरेशन भी स्टार्ट किए जा रहे हैं सारे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह भी साथ साथ करनी पड़ेगी। तो ये चीजें भी है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, फिजिकल डिस्टॉर्शन। तो पूरा ओवरव्यू अगर देखा जाए ना यहाँ पर, तो हमें कह ले कि यहाँ पर कह ले कि सारी बात की जा रही है स्टैग्नेशन के ऊपर, जो चीजें जमूद का शिकार हैं, ठीक है, ना कि स्टेबलाइजेशन के ऊपर। इस टॉपिक के अंदर जो हमें ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है वो कह ले कि स्टैग्नेशन के ऊपर, जमूद के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है बेसिकली, बाकी चीजें मैंने ऐड नहीं की, लेकिन ये कह ले कि ओवरव्यू जो हम ले रहे हैं ये मोर देन इनफ है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है चीजों। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आपके सामने ही है। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कंट्रोल है, थोड़े दिन के लिए कह रहे हैं आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, जितनी देर तक हमें फॉरेन एड्स या कह ले लोन्स वगैरह मिलते रहते हैं। उसके बाद से क्या, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वही पॉवर्टी, फिर कह ले इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वही फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार फिर वही चीज है, डेप्रिसिएशन आप कह सकते हैं, आप करेंसी डिवैल्यूएशन आप करेंसी कह सकते हैं। तो वही चीज हमें देखने को मिलती है फिर, ठीक है। लोअर इन्फ्लेशन वाज अचीव्ड बाय रिच्ड IMF मैकेनिक्स, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन देखने को मिलती है, हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट कंट्रोल्स, तो या इंपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पर कल के पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मेजर्स लिए जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग आप कह सकते हैं कि थोड़े अरसे के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कह लें कि इन्फ्लेशन वगैरह को कम किया जाता है या स्टेबलाइजेशन की तरफ जाया जाता है, लेकिन फिर वहीं के वहीं खड़े हम यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के ऊपर, ठीक है। स्टैग्नेशन ओवर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, भाई तो ये चीज हम पहले भी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ ड्राइविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट्स, द स्टेट रिलाइज ऑन द कॉर्पोरेट फार्मिंग, माइनिंग, रेमिटेंसेस के ऊपर है, जियो स्ट्रैटेजिक रेंट्स के ऊपर। जियो स्ट्रैटेजिक रेंट्स के ऊपर कैसे, जैसे जिस तरह पाकिस्तान ने यहाँ पर अभी एज ए पीस मेकर मेडिएटर रोल प्ले किया, तो एक पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी, हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, ठीक है। रिकग्निशन मिली रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर। लेकिन जियो पॉलिटिकल रेंट जो है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि बार बार जो हमारी डिपेंडेंसी है IMF के बेल आउट प्रोग्राम्स के और बेल आउट्स जितने भी प्रोग्राम्स है, लॉन्स वगैरह के ऊपर, फंड्स के ऊपर है, एड्स के ऊपर है, कि इसको बोला जाता है जियो स्ट्रैटेजिक रेंट, कि विदाउट मेहनत की जो आपको अर्निंग हो रही होती है, ठीक है। ये चीज़ है। रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस चला गया, बजाय इसके कि हम इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो, जो अभी हम यहाँ पर इशरत हुसैन वाले के जो टॉपिक में डिस्कशन करते आए, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी जो आपके फेल होते हुए नजर आ रही, तो यहाँ पर यही चीज है कि भाई आपकी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं रही, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो आपकी ट्रेड कैसे बढ़ेगी, आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, यह भी तो चीज है ना। उसके बाद है रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट बाय रिवर्सिंग प्रोविंशियल डेवल्यूशन। तो फिर क्या होता है कि भाई जो प्रोविंसेस को यहाँ पर कह लें कि रिसोर्सेज ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, तो फिर इस तरह करके जो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल हासिल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी। उसके बाद है ओवर एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज, एस्केलेटिंग गल्फ रिस्क है। तो अगर देखा जाए तो अब US और ईरान के दरमियान में जो टेंशन है उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, ठीक है। तो ये चीज भी है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनइफेक्टिव, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, तो ये भी एक चीज है। पाकिस्तान टू मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विदाउट डिलीवरिंग एक्सपेक्टेड जियो स्ट्रैटेजिक डिविडेंड्स। तो यहाँ पर अगर कोई फायदा होना चाहिए था जियो स्ट्रैटेजिक डिविडेंड्स का, वो फायदा हासिल नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आपका टूट फूट का शिकार है, ठीक है। उसके बाद मिसअलाइंड डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज है,
तो जो यहाँ पर प्रायोरिटीज पर कह लें कि रखनी चाहिए चीजें वो यहाँ पर नजर नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर मिस अलाइंड डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज, ठीक है। इंटेंजलमेंट्स एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, लीबिया, कुवैत, अब इनके साथ जो है वो कह लें कि ताल्लुकात बढ़ रहे, सिंबॉलिक ओवरचर्स कंट्रास्ट शार्पली विद द इमीडिएट सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑन बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज के अंदर क्या होनी चाहिए कि भाई आपका एक वेस्टर्न की तरफ से इशू का सामना करना, थ्री फ्रंट चैलेंज जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मलिया लोधी साहब का टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, अब बलूचिस्तान के सामने सूरत हाल है, जीबी के अंदर क्या चल रहा है, एजेके के अंदर क्या चल रहा है। भाई इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवाया जा सके, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये दोनों टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट थे, आप पॉइंट्स इनके ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट वन जो टॉपिक है बेसिकली जीबी को लेकर, इसका हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर पॉलिटिकल सिस्टम तक जो हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, हमारी एक ओपिनियन थी, उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की गई है कि हमें प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाना चाहिए, आरजी जो सूबाई जो इकदार है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसी के बारे में बात की जा रही है। देखते हैं अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये किस बेसिस के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन वर्सेस जियोपॉलिटिकल कमिटमेंट्स, ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग जीबी डिमांड्स फॉर प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात की जा रही है। देखिए असेंबली रेजोल्यूशन एंड कोर्ट डिमांड्स यूनानिमसली कॉल फॉर इंटीग्रेशन। यहां पर क्या हुआ कि न्यूली इलेक्टेड यहां पर जो जीबी के अंदर गवर्नमेंट है, आपको पता है जून के अंदर इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, यूनानिमसली जो है कह लें कि रेजोल्यूशन पास की है कि भाई यहां पर क्या दिया जाना चाहिए, प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाना चाहिए जीबी को, ठीक है। तो ये डिमांड यहां पर की जा रही है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी जो है कह लें कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एनएफसी अवार्ड की भी यहां पर बात की जा रही है कि भाई एनएफसी अवार्ड के अंदर भी जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए जीबी को, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल है या पॉलिटिकल राइट्स जो है वो कह लें कि जीबी को मिलने चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन पास की गई है अभी जीबी के अंदर, ठीक है। एक चीज़ तो ये, उसके बाद है प्रिजर्विंग कश्मीर स्टांस की बात की है। भाई ये जो रेजोल्यूशन यहाँ पर पास की है ये विदाउट कह लें कि प्रेजेंट्स यहाँ पर पास किया, बगैर तासुब के, ठीक है। जो पाकिस्तान का स्टांस है कश्मीर को लेकर वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये चीज बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडोर्स किए किसने, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी, ठीक है। अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ट्रैजेक्टरी एंड इवॉल्विंग स्टेटस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली कहानी स्टार्ट कहां से होती है जीबी के अंदर, असल जो इशू आ रहा है। देखें अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर डोगरा राज देखने को मिला। तो डोगरा रूल के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आज़ादी हासिल की। ब्रिटिश का आपको पता है कि यहाँ पर कंट्रोल रहा है, ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट भी यहाँ पर अपॉइंट किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखा जाए तो यहाँ पर आज़ादी हासिल की। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि एग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आया। कराची एग्रीमेंट की बात की जाती है 1949, ठीक है। इसके बाद जो है वो कह लें कि कराची एग्रीमेंट 1949 के अंदर जो हमें यहां पर साइन होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो जीबी जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो किसके पास था, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया। और आजाद जम्मू कश्मीर के क्या हुआ, यहां पर हमें कह लें कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आया जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी अपने, प्राइम मिनिस्टर भी अपने, असेंबली वगैरह भी यहां पर बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर कह लें कि FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस है उनको भी इंप्लीमेंट किया गया। इसके साथ साथ जो है यहां पर पॉलिटिकल एजेंट को भी अपॉइंट किया गया। अब जीबी उस वक्त बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो ये जीबी था बेसिकली आपका नदरन एरिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता था, इनको नदरन एरियाज बोला जाता। ये उस वक्त तो यूनाइटेड नहीं थे, अलग अलग थे सारे। तो फिर क्या हुआ, यहां पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब आते हैं यहां पर, ठीक है। अब जुल्फकार अली भुट्टो यहां पर 1970 के अंदर, कब बेसिकली 1970 के अंदर ये क्या करते हैं जी कि जो FCR होता है उसको भी यहां पर खत्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स यहां पर जो लेकर आते हैं और जो फ्यूडल सिस्टम है उसको भी खत्म किया जाता है, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया जाता है यहां पर। दूसरा क्या किया जाता है, FCR को खत्म किया जाता है, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन को। और साथ साथ जितने भी यहां पर कह लें कि ये अलग अलग स्टेट्स थी उनको यूनाइट किया जाता है। और ये किसके दौर में होता है, बेसिकली यहां पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में। फिर आती है बेनजीर भुट्टो साहिबा,
वो आती है तो वो क्या करती है यहां पर कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आती हैं जीबीके के अंदर, जीबी के अंदर बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन अभी तक जो इसका नाम है वो नदरन एरिया ही है, जीबी अभी नहीं आया। फिर आता है यहां पर हमें रूल देखने को मिलता है यहां पर पीपी का फिर, ठीक है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो 2009 के अंदर क्या होता है कि आसफ अली जरदारी साहब, ठीक है, तो जीबी एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 यहां पर इश्यू होता है, जिसके तहत नदर्न एरिया का नाम हटाकर यहां पर गिलगित बल्तिस्तान नाम दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिसेस और गवर्नर के ऑफिसेस बनाए जाते हैं, लेकर वो किसके मातहत होंगे? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये रिसर्च देखने को मिली हमें डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता है यहां पर नवाज शरीफ साहब आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 2009 के अंदर ऐसा होता है, 2009 के अंदर, ठीक है। जीबी, उसके बाद एम्पावरमेंट, उसके बाद आपका क्या आएगा? सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर, ठीक है। ये 2009 के अंदर, इसी के तहत आपका सिस्टम चला। फिर आगे नवाज शरीफ साहब की यहाँ पर हुकूमत, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो सरताज अजीज साहब थे उनको अपॉइंट किया, कमेटी बनाई कि भाई आप जो है जीबी के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आने के ऊपर कोई रिपोर्ट बनाएं, पेश करें, कोई सोल्यूशन क्या किया जा सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई जिसको बड़ा रिफॉर्म रिपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने वो रिपोर्ट यहाँ पर 2017 के अंदर बढ़वाई, 17 के अंदर बेसिकली प्रेजेंट की, बनाई। तो इसके अंदर सबसे पहले यह पॉइंट था कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस, कि जीबी को जो है आरजी जो प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाना चाहिए, जीबी को इंटीग्रेट करना चाहिए बाकी जितने भी कह लें कि इंस्टीट्यूशंस बॉडीज है उनके अंदर भी जो है कह लें कि इसको जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनएफसी की बात की गई, इरसा की बात की गई, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की, उसके अंदर भी इंक्लूड किया जाए, बाकियों के अंदर भी इंक्लूड किया जाए जितने भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो कश्मीर के ऊपर स्टांस है वो क्लियर पॉलिसी है पाकिस्तान की, ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस। तो ये पॉइंट हमें देखने को मिले थे सरताज रिपोर्ट के अंदर 2017 के अंदर। फिर यहां पर कह लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर जारी किए गए, फिर इसको बैक किया गया। फिर उसके बाद जो है कह लेकर 2018 के अंदर हमें फिर जो है वो कह लेकर वही रिवर्स होता हुआ पॉइंट नजर आया जो 2009 के अंदर यहां पर कह लेकर जीबी एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर जो जारी किए गए थे, ठीक है। फिर वही सिस्टम देखने को मिला। प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या हुआ था, बेसिकली हमने बात की थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने यह बात की थी कि भाई जीबी को या एजेके को जो है यहाँ पर प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाना चाहिए, ठीक है। इनको राइट्स मिलने चाहिए, जिनकी ज़मीन है, जिनकी मलकियत है, रूल भी उन्हीं का ही होना चाहिए। तो ये चीज़ भी है। फिर हमें एजेके के अंदर जो है जॉइंट अवामी एक्शन पार्टी देखने को, कमेटी देखने को मिली जिसको बैन कर दिया गया। उसकी भी यहाँ पर यही डिमांड थी कि भाई रेफ्यूजी सीट्स को ख़त्म किया जाए, जो इलीगल ऑक्युपाइड इंडिया जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आए हुए लोग हैं, तो ये कह लें कि इनको सीट्स नहीं मिलने चाहिए। इसके ऊपर डिबेट चलती रही। तो इस तरह जो अगर देखा जाए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हमें जीबी और एजेके के अंदर देखने को मिला, ठीक है, अभी भी देखने को मिल रहा है। तो भाई इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? फिर कह लें कि पीपी की तरफ से अपना एक कह लें कि स्टेप लिया गया, या एक मेजर की बात कर सकते हैं कि एक अपना सोल्यूशन दिया गया कि वैसे यहाँ पर क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कमीशन बनाया जाना चाहिए, ठीक है, या कन्वेंशन होनी चाहिए। सारे लोगों को एक टेबल के ऊपर आना चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, ताकि कोई कह ले कि प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकते हैं या प्रैक्टिकल स्टेप लिया जा सके। तो ये चीज़ है, ये हिस्टोरिकल कह ले कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम इन जीबी एंड जो हमें एजेके के अंदर देखने को मिला। अब ये मैंने ओवरव्यू दिया है, इसके ऊपर मैं पहले अपने डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस रोड मैप की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ब्लूप्रिंट इंटीग्रेशन रिक्वायर्स लीगली साउंड फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द कश्मीर कॉज, ठीक है, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट्स लाइक सरताज अजीज कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। इसी को सामने रख के जो बेसिकली ये रेजोल्यूशन पास हुई। उसके बाद एड्रेसिंग गवर्नेंस गैप्स है भाई, उसका अनरेस्ट जीपी एंड एजेके, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई है ये सर सारी, तो इनको एड्रेस करने के लिए यही बोला जा रहा है कि भाई प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो कह लेके जीबी को देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, यही रेजोल्यूशन पास की गई है, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। देखें, इसके ऊपर पहले भी मैं अपनी एक डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। हालांकि ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी, देन भी जो है मैंने जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड्स की तरफ।
देखिए, मैं डेली बेसिस के ऊपर जो कहता हूं कि इन वर्ड्स को आप लाजमी नोट करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए भी, और साथ साथ हमारे जो है वो कह लेके राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर भी हम वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास वर्ड रहेगा हैरोड। हैरोड बहुत इजी वर्ड है, डीपली डिस्ट्रेस्ड, ट्रबल्ड और मेंटली टॉर्मेंटेड। ठीक है, कह लेके जहनी अजियत का शिकार होना या परेशान होने को बोला जाता है। सिनोनिम क्या बनेगा, डिस्ट्रेस्ड या टॉर्मेंटेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, कंफर्टेड या रिलीव्ड। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्टाइमीड। स्टाइमीड बहुत इजी वर्ड है, प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, तरक्की में रुकावट का शिकार बनना। ठीक है, तो ये चीज भी है। ब्लॉक्ड या हिंडर्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, ब्लॉक्ड या हिंडर्ड, रुकावट का शिकार। ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा, एडवांस्ड या फैसिलिटेटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, आउटलैंडिशली। आउटलैंडिशली मींस क्या होता है, इन बिजार, स्ट्रेंज और हाईली अनकन्वेंशनल मैनर। ठीक है, अजीबो गरीब अंदाज में बोल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो बिजारली या एक्सट्रावेगेंटली आप इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, कन्वेंशनली या नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, ग्रूलिंग। बहुत इजी वर्ड है। ग्रूलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायरिंग, नहायत ही थका देने वाले को बोला जाता है। डिमांडिंग और एग्जॉस्टिंग बोल सकते हैं, थकावट। ठीक है, तो एग्जॉस्टिंग या आर्डस, ऑपोजिट क्या बनेगा, इजी या एफर्टलेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डाइग्रेशन। डाइग्रेशन मीन्स क्या था, टेम्परेरी डिपार्चर फ्रॉम मेन सब्जेक्ट। मेन जो मौजू है उससे हट जाने को बोला जाता है। डेविएशन, मनहरफ हो जाना, डाइवर्जन। ऑपोजिट क्या बनेगा, फोकस या कॉन्टिन्यूटी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको ऑलरेडी पता है, इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव आपको पता, प्रोवाइडिंग यूज फॉर नॉलेज या टीचिंग को बोला जाता है, हिदायत बोल सकते हैं। एजुकेशन या एनलाइटनिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, मिसलीडिंग या अनइंफॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रेंच। रेंच मीन्स होता है जोर से मरोड़ने को बोला जाता है या खींचने को। टू पुल और ट्विस्ट वायलेंटली, आल्सो सडन पेनफुल स्ट्रेन। यहाँ की या ट्विस्ट, ऑपोजिट क्या बनेगा, रिलीज या लूजन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डेस्पोंडेंट। बहुत इजी वर्ड है। फीलिंग होपलेस, होपलेस या डिस्करेज्ड या डिप्रेस्ड आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बेयार और मददगार वाली जो फीलिंग। ठीक है, डिजेक्टेड या होपलेस, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, होपलेस, होपफुल सॉरी या ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, क्वेल। क्वेल मीन्स क्या होता है, टू श्रिंक बैक एंड फेयर। हॉफ से बेसिकली सहम जाने को बोला जाता है। लूज करेज, उसके बाद अगर कवर या फ्लिंच, ऑपोजिट क्या बनेगा, कन्फ्रंट या विद स्टैंड। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, लैसिट्यूड। बहुत इजी वर्ड है, अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटली वेरीनेस या लैक ऑफ एनर्जी। सुस्ती को बोल सकते हैं, काहली को बोल सकते हैं। ठीक है, फैटिग या लिथर्जी। ऑपोजिट क्या बनेगा, विगर या वाइटैलिटी। तो आई होप आपने लेक्चर को भी अंडरस्टैंड किया होगा और वोकैब को भी। एंड थैंक यू सो मच।